दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी जब आप ऐसा कह लीजिए कि ऑलमोस्ट बाढ़ का कहर झेल रही है। और अभी 3 दिन पहले ही मैं दिल्ली से वापस भी आया हूं। तो अब तो ऐसा मान रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा थी, प्रभु श्री राम की कृपा थी कि मैं समय से निकल आया। अदरवाइज मैं जिस एरिया में था, पहाड़गंज, वे भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित था। और बाकी जगह वाटर लॉगिंग जो देखी थी मैंने, निजामुद्दीन स्टेशन पर भी देखी थी जिस प्रकार से वाटर लॉगिंग थी, परंतु वह और भयावह हो जाएगा ऐसी कल्पना तो नहीं की थी। इन जिस प्रकार से दिल्ली सफर कर रही है, देखिए हमारे जो राजनेता हैं और जो अधिकारी भी हैं, उन्हें ऐसा जानकारी न होगी कि आने वाले समय में, अगर मैं प्री मॉनसून की बात करूं, कि उनकी समझ से यह दूर था कितना ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाएगी या बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं मानता। उन्हें अब ऐसा नहीं कहता कि वे अंतर्यामी होते हैं, उनको सबका सब पता रहता है कि क्या कैसा होगा, बट एक पहले से उनको सभी जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वे लेने के लिए वे सक्षम होते हैं। अब ये आपसी खींचतान कह लीजिए या आप इसको कोई भी आपसी मनमुटाव जिसकी परिणति आम जनता भुगती है, यह उसका परिणाम होता है। आज देश को आजाद हुए हमारे ऑलमोस्ट 75 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। 76वां साल हमारा यह आजादी का है। तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी आज स्ट्रगल कर रही है कि किस प्रकार से वह इस भीषण बरसात और या कह लीजिए कि एक तरह से अभी प्राकृतिक आपदा तो नहीं कहूंगा, और भी फैक्टर्स हैं कि हरियाणा से पानी छोड़ा गया, हिमाचल से भी पानी आया। देखिए यह सब पहले से एक आम व्यक्ति, मेरे जैसा एक बहुत ही आम व्यक्ति को भी अगर समझ में है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो प्रिकॉशंस आदमी ले लेता है, व्यक्ति ले लेता है। किसी को भी एक बहुत ही, कितना मैं बोलता हूं कि बेवकूफ किस्म का भी आदमी होगा, अगर उसको पता है कि ऐसा लग रहा है कि बारिश होने का अनुमान है, तो वह 101% है कि घर से छाता या रेनकोट लेकर ही निकलेगा। वह फिर मझधार में बारिश में फंस के, मूसलाधार बारिश में फंसकर फिर वह किसी को दोष नहीं देगा कि यार इसकी वजह से मैं गीला हो गया या फंस गया या कुछ भी, ऑल सॉर्ट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसकी आज एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली कि हमारे जो दिल्ली के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और वो भी तब जब वे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ बीच में मध्य में थे। उन्होंने एक बात कही कि यह समय किसी को दोष देने का नहीं है, और मैं चाहूं तो बहुत कुछ कह सकता हूं। उस समय अगर आपने यह बाइट जिस समय वे दे रहे थे, अगर आपने देखा होगा, तो अरविंद केजरीवाल जी जो उनके बगल में खड़े थे और उनके मंत्रीगण, तो उनका चेहरा देखने लायक था, खासतौर पे केजरीवाल जी का। तो ऐसा देखिए, यह हमारे एलजी साहब का बड़प्पन है कि वे जो मौजूदा स्थिति में उसमें वे दोषारोपण करना चाहें तो वे अरविंद केजरीवाल जी पर और जो दूसरे अन्य नेता हैं या विभाग पर, सब पर वे दोषारोपण कर सकते हैं। परंतु उन्होंने अभी फिलहाल चुप्पी रखने का एक जो फैसला किया, बहुत अच्छा किया, और वे लग गए हैं कि किस प्रकार से दिल्ली को इस प्रकार की वाटर लॉगिंग से मुक्ति मिले। शायद है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना भी हो सकता था दोषारोपण अपने को छोड़कर बाकी सब पर कर दिया था। इवन कि मौसम को भी उन्होंने बता दिया था जब मैं था वहां पर कि मॉनसून का 20% बारिश एक दिन में ही हो गया, और इसके लिए हम तैयार नहीं थे, लाइक दैट। मतलब एक तरह से कुछ न कुछ गलती हमारे इंद्रदेव की भी थी कि उन्होंने मॉनसून की 15 to 20% बारिश कुछ घंटों में और दिन में कर दी। खैर, अब उन्होंने जितना भी, और फिर उसके बाद हरियाणा को, फिर हिमाचल को, सब जगह, मतलब अदर देन आम आदमी पार्टी एंड इस सुप्रीमो,
everyone else is responsible for all the calamities in Delhi. तो कम से कम विनय कुमार सक्सेना जी ने एक उदाहरण पेश किया कि साहब अभी यह समय दोषारोपण का नहीं है, यह समय है कि हम किस प्रकार से दिल्ली और दिल्ली वासियों को इस आपदा से मुक्ति दिलाएं। तो ये थी साहब बात दिल्ली की, और धन्यवाद साधुवाद एलजी विनय कुमार सक्सेना जी की कि जिन्होंने मौके की नजाकत को समझा। देखिए, इस आपदा के बीच में, विपदा के बीच में एक हमारे लिए हर्ष की बात भी है, और वह है हमारा चंद्रयान 3 जो इसरो आज लॉन्च करने वाला है 2:30 बजे के करीब, या 2:30 बजे। साहब देखिए, एक इंस्टीट्यूशन जो जिस काम के लिए बना है वह अपने काम को कर रहा है। अब उस दौरान पर कौन शासन में है उसको लेकर विषय नहीं बनाना चाहिए, परंतु हमारे अब पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बाज आती नहीं हैं। तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक सदस्य ने, और अच्छे बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि इसरो जो कि उनका कहने का आशय यह था, एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद कर पा रहा हूं, कि नेहरू जी की देन है, नर्चर्ड बाय इंदिरा गांधी जी एंड वेल पैम्पर्ड बाय राहुल गांधी जी एंड मनमोहन सिंह जी। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, आपने कंपैरिजन कर दी कि नेहरू जी की देन है। हाँ हाँ भाई, कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों का कभी यह कथन ना आ जाए कि अगर आज ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यह भी कहीं ना कहीं नेहरू जी और उनके परिवार की ही देन है। साहब, वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इतना हक तो मतलब उनका हक से ज्यादा उनकी ड्यूटी बनती थी कि वे देश को कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस देकर जाएं जो कि आने वाले समय में भारत की जो उत्तरोत्तर प्रगति है उसमें सहायक सिद्ध हो। तो यह उसकी एक देन है। एम्स भी है, और भी आप बहुत सारे गिना सकते हैं, बट आज हम इसरो पर केंद्रित करते हैं। तो देखिए साहब, शुरुआत ना भाजपा ने की, ना किसी ने क्रेडिट लेने की, परंतु शुरुआत तो कांग्रेस ने ही कर दी कि नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी और सब गिना दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं फिर लोगों के जहन में वह तस्वीरें भी आ जाती है कि जब इसरो के साइंटिस्ट साइकिल पर, हम रॉकेट्स या जो अन्य जो उनकी मशीन्स होती थी, कैसे वे साइकिल पर ढोकर या बैलगाड़ी पर ढोकर लेकर जाते थे। और उस समय पंडित नेहरू जी और उनका कुत्ता हवाई जहाज में सफर करता था। यह देखिए, सुनने में ऑड लगेगा, परंतु एक फैक्ट यह भी है। तो हम कम से कम जो हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे बहुत ही स्किल्ड टेक्नीशियंस की जो एक उपलब्धि है, उसको कम से कम यह ओछी राजनीति के दायरे में ना लाएं। बस एक यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, हम सबको मिलकर इस मंगलयान की सफलता के लिए, मंगलयान 3 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो जाए और वह अपना सही से काम करके आवे, सफलता मिले। ओवरऑल इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि इसको आपसी क्षुद्र राजनीति में घसीटना चाहिए। अब साहब, ईश्वर की बात आई तो यस, हमारे तिरुपति बालाजी, तो जो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस इसरो से जुड़े हुए, इसरो प्रमुख भी, वे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए इस प्रक्षेपण से पहले। तो इसको लेकर भी मैंने देखा कि बहुत सारे जिनको कहना चाहिए कुकुरमुत्ता टाइप के जो बुद्धिजीवी हैं, उछल कूद मचाने लग गए कि दे आर साइंटिस्ट एंड दे आर प्रेइंग टू गॉड दैट साइंस शुड वर्क लाइक दिस, ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। क्या अगर वे किसी और धर्म देवालय गए होते, तब शायद है कि एक बहुत अच्छा वे एग्जाम्पल सेट कर रहे होते, परंतु उन्होंने जाने से पहले एक बार पुनः सनातन संस्कृति की ओर रुख किया और आशीर्वाद मांगा। तो इसमें कहाँ क्या बुराई है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और एक
खास चीज मैंने नोटिस की है, मैं उसको बिल्कुल बड़े उससे कहूंगा, खास तौर पे हम हिंदू समाज के जो कुछ थोड़ा बहुत जो पढ़ लिख जाते हैं, ग्रेजुएट, पीजी या इंजीनियर डॉक्टर या समथिंग, कोई भी एक अच्छी क्वालिफिकेशन पा गए या 50-60 हजार की नौकरी पा गए, 70 हजार की और उसके ऊपर की, तो बड़ी जल्दी हम लोग साहब ईश्वर से ऐसे वो हो जाते हैं कि मतलब प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में एक बंदे से मिला अभी फिलहाल, जो दिल्ली में ही कार्यरत है। ऐसे एक चर्चा चली, तो ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि मतलब अगर होगा भी तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। और उधर ही हम दूसरे तरफ देखें कि अगर जो दूसरे समाज के कुछ लोग होते हैं, वो कुछ नहीं, एक पूरे समाज को ही कह लीजिए, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, क्रिश्चियन समाज से हो, सिख समाज से हो या किसी भी समाज से हो, धर्म से हो, तो वह अपने ईश्वर को बहुत फर्मली पकड़ के रखते हैं, अपनी आस्था बड़ी फर्मली पकड़ के उस पर विश्वास बनाए रखते हैं। दे पे ग्रेटिट्यूड, अब उनके जो भी ईश्वर को वो फॉलो करते हैं या मानते हैं, उनकी ओर हमेशा एक आभार, कृतज्ञता का भाव रखते हैं। मगर हमारे समाज, हिंदू समाज में मतलब 50-60 हजार की नौकरी भी ईश्वर से दूर ले जाती है। तो एक विडंबना है। खैर, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचा करता हूं, परंतु इन जनरल जो देखा अभी एक ट्रेंड जैसा जो बना, उसको लेकर अवश्य मैंने ये टिप्पणी की है। और यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, एक जो अभी बिल्डअप हो रहा है एक मानस जैसा, उस पर टिप्पणी है। खैर साहब, अब इसके आगे बात करें तो एक साहब, हाँ, इसी में एक कड़ी और है साहब, यशस्वी जायसवाल, जो कि आईपीएल से बहुत ही उस तरह से सितारा की तरह चमक कर अभी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाई, टेस्ट टीम में जगह बनाई, और अपना पहला टेस्ट, पहली इनिंग्स खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज में, फॉरेन सॉइल पर। वे पहली ही अपनी टेस्ट इनिंग्स में सेंचुरी मारने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। इससे पहले मुझे प्रवीण आमरे जी का याद है, और उससे पहले कौन थे उनको मैं नहीं याद कर पाता हूं, परंतु अभी वे नॉट आउट भी है, 143 पर नॉट आउट है। और उनके पिताजी भूपेंद्र जायसवाल, वे कांवड़ यात्रा लेकर निकले हुए हैं, महादेव जी की शरण में जा रहे हैं कि उनका बेटा डबल सेंचुरी मार दे, यह उनकी आस्था है। तो ऐसे इन जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं और कुछ कमाने लग गए हैं, उनको एक सबक लेना चाहिए, चाहे फिर वो यशस्वी जायसवाल जी के पिताजी से लें या इसरो के साइंटिस्ट से लें। इसरो के साइंटिस्ट से ज़्यादा तो मैंने अभी जो खैर जो जितनों को देखा है मैंने, तो वे उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, और उनसे ज़्यादा साइंटिफिक उनके बाप तो परदादा भी नहीं हो सकते। तो मेरा मैसेज उन सभी को ऐसे माइंडसेट वालों का है कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, वो आपसे कहीं बेहतर दिमाग रखते हैं, कहीं ज़्यादा लॉजिकल हैं, कहीं ज़्यादा दे हैव द विट, है ना। तो थोड़ा सा जब आप कभी सोशली कमेंट करें, तो शायद है कि आप इसरो के साइंटिस्टों को की ओर मुँह कर लेंगे। खैर साहब, ये एक अपनी बात रही। अब एक बात रही यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोदी जी ने एक ऐसा पासा फेंका है कि जो जिसके लिए अभी विरोधी दल तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना है तो करना क्या है। बहुत से तो समर्थन भी जता चुके हैं, मैं पहले के अपने वीडियोस में बता चुका हूं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना उद्धव गुट हो, या इवन की मायावती जी ने भी अपनी समर्थन दे दिया था, कांग्रेस के एक नेता प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने भी समर्थन दे दिया था, और बाकी अभी जो विपक्षी दल हैं, वे अभी सिर्फ उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि हमें करना है तो करना क्या है। उनके लिए गले की हड्डी जैसे बन गया है ये यूसीसी, कि ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। जबकि अभी ना ड्राफ्ट आया है ना भी कुछ, परंतु चर्चा तो है, और विरोध में भी स्वर उठते हैं और समर्थन में भी। विरोध में एक स्वर उठा बदरुद्दीन अजमल जी, ये ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद हैं। इन्होंने एक बयान दे डाला कि अगर यूसीसी लागू होगा तो वे 5 साल तक साड़ी धारण करेंगे, साड़ी पहनेंगे और नॉनवेज से दूर हो जाएंगे। देखिए, अब यह उनकी अपनी चॉइस है कि वे साड़ी में रहेंगे कि अपने
जो उनका पहनावा होगा उसमें रहेंगे, या वो जीन्स पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, वॉटएवर, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट उन्होंने यूसीसी के साथ जोड़ दिया कि अगर यूसीसी, ओवरऑल इट्स अ चैलेंज कि अगर यूसीसी पास होता है तो मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा और 5 साल तक साड़ी पहनूंगा। उनकी चॉइस है। ऐसा कोई एक पब्लिक स्टेटमेंट देने से पहले उनको थोड़ा सोच याद इतिहास भी देखना चाहिए था कि कुछ एक ऐसी बातें मैडम सईद, मुफ्ती मैडम सईद जो हैं जम्मू कश्मीर की सीएम भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया था कि अगर 370 हटता है तो भारत कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला कोई हाथ नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी चैलेंज किया था कि ऐसे एक नहीं लाख मोदी भी आ जाएं तो 370 को हटा नहीं सकते। तो थोड़ा सा उनको, अगर और भी एक दो शायर भी हैं और भी कुछ लोग हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वे देश छोड़ देंगे। मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके मगर वे अभी भी यहीं पर गंद फैला रहे हैं। तो अब ऐसों का क्या कीजिएगा, परंतु वो एक सांसद हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है पब्लिक स्टेटमेंट देने से पहले। तो शायद है कि उन्हें ज़रूर से यह बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए थी। खैर, अब देखते हैं आगे। अभी मोदी जी अभी फिलहाल आज फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर भारत को गौरवान्वित किया। चंद्रयान की ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, प्रभु श्री राम चाहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो यह सब बहुत ही आज कुछ पॉजिटिव नोट्स थे, और आई बिलीव आप सबको यह संवाद अच्छा लगा होगा। संवाद अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।